अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और यह आप खास प्रसारण बिहार की राजधानी पटना से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति में अब कुछ नहीं हो सकता या राजनीति में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन एक शख्सियत जिसने बिहार की राजनीति को पुनर्भाषित कर दिया, रेडिफाइंड कर दिया। बिहार जिसमें जातिगत व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास जैसी चीजें से मीलों दूर रहा एक राज्य, जो लगातार असमानता, भेदभाव और गरीबी का शिकार रहा है। बिहार के उस राज्य से पहली बार एक उम्मीद जगी है। बिहार के युवाओं में, बिहार के गरीबों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, या वो लोग जो ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, पलायन कर गए, अब उनको एक उम्मीद दिख रही है इस प्रदेश में साफ सुथरी राजनीति की। कौन है वो शख्सियत जिन्होंने बिहार में इस बार के चुनाव का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है? बिहार में इस बार भी कोई लालू यादव के कार्यकाल के दौरान की घटनाओं के जिक्र नहीं होता, नीतीश कुमार के मुद्दों का भी जिक्र नहीं होता। तो वो कौन शख्स हैं जिन्होंने राजनीति के इस नैरेटिव को बिहार में बदलने की कोशिश की है? आप उन्हें पहले रणनीतिकार के नाम से जानते थे, लेकिन अब वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को फेल कर चुके हैं। वैसे तो बिहार और दूसरे राज्यों में लोग सीबीआई से डरता है, लेकिन इस समय बिहार में एक पीबीआई आई हुई है, प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसका खौफ बहुत ज़्यादा है। तो बिहार क्या बदलाव चाहता है? क्या ये बिहार के लिए उसकी राजनीति और समाज बदलने का एक बड़ा मौका है? और इस बार बिहार के लोग क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर वापस उन्हीं नीतीश कुमार को? आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए जनसुराज पार्टी के मुखिया, प्रमुख, संयोजक और इस देश में एक नई तरह की सही राजनीति की समझ रखने वाले प्रशांत किशोर, बहुत स्वागत आपका। और प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। अरे आप शुक्रिया कि आप आए हैं लखनऊ से समय निकालकर। बिहार जिस राज्य को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया था, उस राज्य के में हो रहे किसी प्रयास को कवर करने, उसकी चर्चा करने, उस पर विवेचना करना, उसका आलोचनात्मक असेसमेंट करना, ये अपने आप में हम लोग के लिए बड़ी बात है। आप आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आप बिहार के उस बेटे से बात कर रहे हैं जिसने ये संकल्प लिया है कि अब जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ बिहार के लिए समर्पित है। और उस संकल्प के साथ साथ ये विश्वास भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे 2 बरस लग जाए, 10 बरस लग जाए, जीवन में जो कुछ भी भगवान ने दिया है, बुद्धि, शक्ति, संसाधन, सब कुछ बिहार को सुधारने के लिए समर्पित है। तो क्या बिहार के लोगों का जीवन बदलने के लिए, देखिए पावर तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर पावर आती है तो क्या प्रशांत किशोर एक स्वाभाविक विकल्प मुख्यमंत्री के हैं? पावर मानने में क्या कठिनाई? कठिनाई ये है कि पावर आ जाने से बिहार सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, पावर हर इलेक्शन में किसी न किसी को पावर मिलता है। सही तरीके से सही व्यक्ति, सही ग्रुप को अगर पावर मिलेगा तब सुधार होगा। और इसलिए जो हम लोग का पूरा प्रयास है, 3-3.5 साल से जो मैंने प्रयास किया है, उसका 2/3 हिस्सा तो दलगत राजनीति से अलग पहले समाज और समाज को वो बताने में लगाया है कि वो सही रास्ता क्या हो सकता है, उसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है और उससे उनको क्या कुछ मिल सकता है। साधारण जो नैरेटिव होता है, जैसे आप बताते हैं कि मैं आया हूँ, पीछे वाला खराब था, मैं आऊँगा सब सुधार दूंगा, इससे उलट हमने लोगों को ये बताया कि भाई तुम लोकतंत्र की ताकत को समझो। वोट तुम किसको देते हो इसका महत्व इतना नहीं है जितना महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हो। पिछले 3 सालों में बिहार में मैं एक ही भाषण दिए जा रहा हूँ हर गांव में। पहले 10-20 लोगों के साथ दिया, फिर 100-200 हज़ार लोगों के साथ दिया, अब 10,000-20,000 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन भाषण एक ही दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और ये आपके उत्तर प्रदेश के दर्शकों को भी समझना है कि जो मेरी समझ पिछले 15-20 साल की बनी है, मैंने ये अध्ययन किया, पाया कि भाई वोट किस बात के लिए दे रहे हो इसका महत्व है। अगर लोगों ने बिहार में 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो चाहे बिहार जितना भ्रष्ट हो, करप्ट हो, खराब हो, लोगों को 4 किलो अनाज मिलने लगा। 1 किलो चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज मिलने लगा। जिस बिहार में लोगों ने बिजली के लिए वोट जिस दिन दिया तो चाहे नीतीश कुमार की कुव्यवस्था कितनी भी हो,
बिहार के घर घर बिजली अन्य राज्यों की तरह आ गई। जब बिहार में लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए वोट दिया तो और कुछ हो चाहे न हो, अयोध्या में राम मंदिर बनने में हम लोग का भी सहयोग, कंधा मंदिर बन गया। लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो बिहार पहला राज्य है जहां जाति की चर्चा के साथ साथ जाति की जनगणना भी हो गई, हो रही है। बिहार में जब लोगों ने वोट दिया यहां पर सिलेंडर के नाम पर तो घर घर सिलेंडर बिहार में भी बंट गया। लोगों ने बिहार में वोट दिया गुजरात के विकास की कहानी सुनकर, मोदी के चर्चे सुनकर, तो गुजरात में विकास की गति और बढ़ गई। और बिहार के लोग जहां लोगों ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो आज से 30 वर्ष पहले भी हम लोग के बच्चे पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे और आज भी जा रहे हैं। ये पूरी जो रणनीति है, नैरेटिव है, वो बस इतना ही है कि भाई जिसको भी वोट देना है दे दो, लेकिन वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दे दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो, चुनकर जो आएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये चीज मैं 3 साल से जब मैंने कहा और जब लोगों ने धीरे धीरे, वोट अभी बाद में मिलेगा, आपने कहा पावर मिलेगा तभी तो सुधार होगा, अभी हम लोग पावर में नहीं आए हैं, लेकिन डर देखिए, लोगों की भीड़ को देखकर सरकार ऐसी डरी हुई है कि 20 बरस से जिन वृद्धों का पेंशन 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो बिहार में अब 1100 हो गया। जिन आशा सेविकाओं को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आंगनवाड़ी वर्कर को, रसोइया को नीतीश कुमार ने पिछले 5 वर्ष में 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं दिया। वो लोग जितने बार धरना प्रदर्शन पर बैठे उन पर लाठियां चलवाई गई, उनका सैलरी, मानदेय सब कुछ बढ़ गया। जिन विकास मित्रों को नीतीश कुमार ने दलित महादलित बनाकर बांट दिया था, वोट ले रहे थे, अब उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दे रहे हैं। जिन युवाओं को 2015 में 7 निश्चय में मेरे द्वारा ही बनाए स्कीम में 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता का बात कहा, आज तक नहीं दिया था, अब दे दिया, अब अभी दिया है। अभी 2022 में जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि 94 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 रुपया नहीं दिया 22 के बाद। आज 75 लाख महिलाओं को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये बाध्य है? बाध्य नहीं है, ये बाध्य इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर है, ये मैं जनता को यही तो बता रहा था कि तुम जिस दिन खड़े हो जाओगे, जनता जो है वो हनुमान है, वो अपनी शक्ति भूल गई है। खड़ी हुई, खड़ी है, खड़ी कैसे? आप देख, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? तो आप देखिए, जिन आज बिहार में एक है कि भाई चर्चा खाली प्रशांत किशोर की हो रही है, जनसुराज की हो रही है, ये तो सब कह रहे हैं, बिहार की मैं बात कह रहा हूं। दूसरा, लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भीड़ आ कहां से रही है, क्योंकि जिस जगह पर भी जनसुराज की सभा हो रही है वहां पर लोग बता रहे हैं कि इतिहास में उतनी भीड़ उस जगह पर कभी नहीं आई है। तो उस भीड़ की ताकत है, जो मैंने सारी चीजें आपको गिनवाई, ये पिछले 1 महीने में हुई है। अगर, और मैं लोगों को यही बता रहा हूं कि ये तो अभी शुरुआत है मेरे भाई, तुम घरों से निकले हो तो सरकार थर थर कांप रही है, अगर तुम घर से नहीं निकलते तो सरकार ये कहती कि देखो तुमको लालू के अपर गुंडों सामने बचाया है, वोट दे दो, या नीतीश से बचाना है तो उनको और लालू जी कहते कह रहे भैया अगर फिरका परस्त शक्ति, सांप्रदायिक शक्ति से बचना है तो हमको वोट दे दो। इस बार इंटरेस्टिंगली ये टॉपिक पे बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई लोगों की। अब लोगों के वो वोट चाहे जाके लालू जी को दे दें, वोट चाहे जाके एनडीए को दे दें, अब वो मजबूर नहीं है। तो जनसुराज की ताकत ये है कि उन्होंने जनता की राजनीतिक मजबूरी जो थी, जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, उससे आजादी दिला दी। अब यहाँ का जो जनता है सही मामलों में मालिक बन गई है या बनने की प्रक्रिया में है। अब वो अपना जहां वो नेता को कह रही है सही फैसला कि नहीं करोगे जनसुराज चले जाएंगे। अच्छा, तो मुझे 5 वो बड़े काम बताइए कि अगर जनसुराज और आप पार्टी में पावर में आते हैं तो 5 कौन से ऐसे काम आप करेंगे? बिल्कुल, आप इसको आपने पूछा है तो आप इसको समझ लीजिए कि पूरा जो ब्लूप्रिंट है बिहार को सुधार का, अगले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल कराने का, उसको एक बार को किनारे रखिए। 5 काम जो सीधा हो जाएगा, जिसको कि हम लोगों ने बताया और जनता समझ रही है और जिसकी बड़ी चर्चा है। पहला काम तो ये करेंगे कि जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, कुछ घंटों में इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरा काम ये करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर बिहार के 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिला पुरुष को, यहाँ के वृद्धों को, यहाँ के विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपया नहीं 2,000 रुपया उनको पेंशन मिलने लगेगा।
तीसरा काम ये करेंगे कि एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ काम होगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल हु हैव गॉन आउटसाइड, जो बिहार में मजबूरी से मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं, वो 50 लाख लोगों को वापस लाकर यहीं पर रोजी रोजगार दिलाना है। उसके लिए एक विशेष मंत्रालय विभाग बनाया जाएगा और उसका काम होगा कि अगले 1 साल में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बिहार के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। चौथा काम यह किया जाएगा कि जितने भी गांव में, पंचायतों में सरकारी स्कूल की अभी हालत खराब है, वहां पर तात्कालिक बेसिस पर ये लोगों को विकल्प दे दिया जाएगा कि जब तक आपका सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को वहीं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। उसके बाद सारे लोगों को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए हम लोग एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। जितने भी परिवार हैं जो यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, उनको 10%, 12% ब्याज पर नहीं, 4% ब्याज पर उनको कर्ज मिलेगा ताकि वो अपने लिए रोजी रोजगार कर सकें। और उसके बाद 6वीं बात, हम लोग कृषि को सीधे मनरेगा से जोड़ देंगे। जितने भी लोग धान, गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती छोड़कर नगदी फसल की ओर जाएंगे, उनको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त दिलाया जाएगा ताकि कृषि आधारित बड़े पैमाने पर रोजी रोजगार उपलब्ध हो सके। और अंतिम बात, जो सब ये होने के बाद हम लोगों के दबाव से हमने जोड़ा है कि 100 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए कोर्ट सेटअप किए जाएंगे ताकि यहाँ पर 100 भ्रष्ट बड़े अधिकारी और नेताओं पर ट्रायल चले। क्या बात है? उनकी जांच हो, ट्रायल हो, और न सिर्फ उनको पकड़ा जाए बल्कि उनके द्वारा बिहार की लूटी हुई संपत्ति को वापस किया जाए। इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। उनको पुलिसिया कार्रवाई नहीं कराई जाएगी, तयशुदा समय में करेंगे। बिल्कुल 100 दिन के 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाएंगे और उस कोर्ट का ये मैंडेट होगा कानून में कि साल भर के अंदर इनका ट्रायल पूरा कीजिए। कोई नया डेट नहीं, इधर उधर नहीं। जिस पर भी 100 जो बड़े नेता और अफसर यहाँ भ्रष्ट हैं, उन पर साल भर के अंदर ट्रायल चलाकर दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपने चोरी की है तो जेल जाओगे। मुकदमा कौन दिखाएगा? कोई जांच एजेंसी बनाएंगे? नहीं, जांच एजेंसी की दिक्कत नहीं है। ये सारे जो बड़े नेता हैं, ये कोर्ट का खेल खेलते हैं। अच्छा, स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत है। ओके, स्पीड अप कर दीजिए। बस साल भर मैंडेट है कि आप कोर्ट में केस आया, साल भर के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए ट्रायल उसका। अगर या तो आप निर्दोष हैं तो आप बच जाइएगा, निर्दोष नहीं है तो जेल जाइएगा। क्या नीतीश कुमार की आप जांच कराएंगे? नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे चोर नहीं है, इसलिए ना उनकी जांच होनी है ना होने की जरूरत है। लेकिन किसकी जरूरत है? नीतीश कुमार के गुर्गे जो हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो इस व्यवस्था को लूट रहे हैं। मैं आपको ब्रजेश भाई बता रहा हूं, हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं, बहुत समय यहाँ बिताया भी है। हमारे लिविंग मेमोरी में और बिहार में रहने वाले बहुत लोगों की लिविंग मेमोरी में ये बिहार की अब तक की भ्रष्टतम सरकार चल रही है। लालू जी के राज में हम लोगों ने अपराध बड़ा देखा था, अपराध इससे ज्यादा था, अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारकाट। लेकिन सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार है वो आज से बड़ा कभी नहीं था। और नीतीश कुमार, मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत ईमानदार है, लेकिन देश ने मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी है जो व्यक्तिगत तौर पर शायद नीतीश जी से भी ज्यादा ईमानदार थे। लेकिन यूपीए 2 की सरकार की तो परसेप्शन यही थी कि वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो नीतीश के सारे मंत्रियों की आप और नेताओं की जांच कराएंगे? बिल्कुल, हम लोग के पास लिस्ट सूची जारी है और मुझे लग रहा है कि 100 से ज्यादा ही है। लेकिन हम लोगों का फोकस जो है, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि पूरे बिहार में इन्वेस्टिगेशन ही होता रहे। मैं बिल्कुल फिक्स बता रहा हूं कि 100 लोग को, 100 सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करना, उनको उन पर मुकदमा चलाना और उन कोर्ट में चलाना ताकि कोर्ट को क्लॉग ना किया जाए। इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए हैं उन सब से अलग होने के लिए सबसे, देखिए पुलिस की दिक्कत नहीं है, सीडीआई ने जांच किया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने जांच किया, वहां जांच तक तो पता रहता है। फिर जैसे ही मुकदमा कोर्ट में गया, लोगों ने लटकाया, 20 वर्ष निकाल दिया। खेल वहीं से शुरू होता। लोग ये समझते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में ये लोग नहीं बसते हैं। भाई कार्रवाई हो गई, सम्राट चौधरी हैं, कार्रवाई इन पर हो गई। हत्या के अभियुक्त में, नरसंहार में 7 लोगों की हत्या में पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया। लेकिन उसके बाद इस आदमी ने कोर्ट के जरिए नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर निकल लिया और कोर्ट को ऐसा मैनेज कर लिया कि वो
ट्रायल ना चल रहा है ना बंद है, बस पड़ा हुआ है। डेट कर दिया है। मतलब लोग, जनता को यह समझने की बात है कि विभाग, सीबीआई, ईडी, सीडी, पुलिस, आपको नए कानूनों की जरूरत नहीं है, आपको नए पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है। जो कानून बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। तो इसलिए अगर 100 लोगों को ट्रायल करना है, आप 100 के 20 ट्रायल जज लगाइए, उनका फुल टाइम काम यही है, इस 100 का भैया ट्रायल करो, दूध का दूध, पानी का पानी कर हर दो। तीसरे दिन डेट लगाओ, हर तीसरे दिन डेट लगाओ, कोई डेट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम अच्छा, डेट। करप्ट और सिर्फ कानून में ही लिख दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि आप 7 दिन से ज्यादा डेट दे ही नहीं सकते, हर 7 दिन पर आपको आना ही आना है। और 101 साल की समय सीमा में आपको यह तय, भाई एनसीएलटी में ये हो रहा है, हाँ, हो रहा है। अयोध्या के केस में हुआ, तयशुदा समय पर तयशुदा में सुनवाई होता होती है। है। अगर यस। वहां पर हो सकता है, हजारों करोड़ की संपत्ति आप सस्ते में किसी को बेचना चाहते हो या सही दाम पर बेचना चाहते हो, आपने एनसीएलटी का कानून बना दिया, बता दिया इतने दिन में आपको सेटल करना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 7 दिन के अंदर ये कानून बनेगा और कानून से उन कोर्ट को एम्पावर किया जाएगा, वो फैसिलिटेट किया जाएगा। और 20 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को लाकर उनको ये व्यवस्था दी जाएगी कि आप ट्रायल को चलाइए। ओके प्रशांत जी, सिर्फ नेता या मंत्री यही करप्ट नहीं है। बिहार के भीतर जो हम लोग बाहर से बैठकर देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट है। आप उनके मैं तो कह रहा हूं, नेता और अफसर, अफसर भी शामिल हैं, नेता और अफसर 100 गठजोड़ है इनका, नेक्सस। बिल्कुल। अरे ये तो पूरी अफसरशाही है। बिहार के आप किसी गांव में जाइए, ब्यूरोक्रेट्स लोग मुझे क्या बताते हैं, मैंने पूछा भाई लालू के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है। मैं आपको एक अपनी घटना एक बताता हूं। जब मैं पैदल चल रहा था रामनगर में, मुझे एक नाई मिला, एक सभा में, छोटी सभा में, हम लोग ग्राम सभा में बैठे हुए थे। लोगों ने कहा भैया इससे पूछिए बिहार का स्थिति, इससे बढ़िया कोई नहीं बताता, बड़ा होशियार व्यक्ति है। मैंने पूछा अच्छा भैया जरा बताइए तो लालू के राज में और आपके आज के राज में क्या फर्क है। उसने जो ब्रजेश भाई बात बताई आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। खड़ा हुआ बोला कि भैया हम तो हजाम हैं, अपनी भाषा में बताएंगे, लालू और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू के राज में ये हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश के राज में ये हजामत अधिकारी लोग बना रहे हैं। फर्क इतना है कि लालू के राज में अपराधी जो है वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू के राज में जैसे अपराधी किसी से नहीं डरता था, वैसे नीतीश के राज में अधिकारी भी किसी से नहीं डरता है। मैंने कहा भैया इसने समराइज कर दिया, बस यही है साहब। वो अपराधियों का जंगल राज था, ये अधिकारियों का जंगल राज है। और ये आज से 2.5 साल पहले पदयात्रा चलते हुए रामनगर बेतिया में एक इस आदमी ने मुझे बताया था। उसके बाद से मैं 20 जगह ये बता चुका हूं कि भैया बड़े बड़े राजनीतिक पंडित होंगे, आंकड़े के विशेषज्ञ होंगे, इतना बढ़िया समरी कोई नहीं दे, किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आप 2.5 साल तक पैदल चले, आपने पैदल यात्रा की, और इस देश का राजनीतिक इतिहास है कि जो भी पैदल चले, जिन्होंने भी इस तरह की यात्राएं निकाली, गांधी जी से लेकर प्रशांत किशोर तक, अगर हम एक पॉलिटिकल जर्नी माने, तो आपने क्या सीखा इस पैदल यात्रा से? बहुत सीखा, हर दिन सीखा। कितना बदले? बहुत बदल गए। और एक शब्द में अगर मैं कहूँ, एक लाइन में कहूँ, तो बिहार में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ कुछ साल पले बढ़े भी हैं, पढ़ाई भी की है, यहाँ नौकरी भी की, राजनीति से भी जुड़े रहे। और लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे प्रशांत किशोर को आंकड़ों की, बिहार की समझ है, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं पैदल चला तो उसके बाद जो मेरी समझ है, मैं कहता हूँ कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, जीवन में इससे बहुत ज़्यादा गरीब है, रियलिटी में इससे बहुत ज़्यादा गरीब है। ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। मैं आपको एक फिर वही घटना बताऊंगा। जब हम लोग पैदल चले 2 साल, तो मैंने वो नियम बनाया था कि मैं जहाँ पर यात्रा खत्म होगी वहीं पे सोऊंगा। ऐसा नहीं कि फिर गाड़ी से उठकर कहीं चले गए। 1 साल तो मैंने गाड़ी पर पैर ही नहीं रखा। ये संकल्प लिया था कि 1 साल गाड़ी पे पैर नहीं रखूंगा, पटना भी नहीं आए, पैदल जहाँ गए वहीं रुक गए। तो जहाँ शाम में हम लोग रुकते थे, वहाँ पर स्वाभाविक है गाँवों के कुछ लड़के आकर, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब लोग आकर खाना हम लोग खा रहे हैं, वो भी खाएंगे। एक मैं घटना मैंने पहले भी जिक्र किया 2-3 जगह। एक दिन मैंने देखा एक बच्चा खाना खा रहा था, तो कोई खाने में कुछ फैंसी नहीं, खिचड़ी हम लोग खिलाते हैं। तो लड़का जो इतने क्वांटिटी में खिचड़ी खा रहा था, तो मुझे देखकर लगा भाई कितने, सब लोग खाकर उठ गए, अभी खाए जा रहा है। तो मैंने पूछा भाई कितना खाते हो? बोला सर जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो मैंने पूछा बेटा रोज इतना ही खाते हैं आप? वो 12-14 साल का लड़का था। भाई इतना ही रोज खाते हो? बोला कि हाँ रोज तो नहीं खाते हैं, लेकिन जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो बोला भाई तो घर पे कैसे काम चलता है? तो बोला सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में अभी
भात बाकी हो। माय गॉड, इतनी गरीबी है। आप बताइए, मैं इस घटना को 2-3 बार बता चुका हूं और कई बार लोग जब सुनते हैं, सुनने के बाद एक मिनट को मैं कहता हूं जरा रुकिए, आदमी क्या कह रहा है। वो 14 साल का एक बच्चा ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में, मतलब पतीले में अभी चावल बाकी हो, कभी भरपेट उसको खाना कभी मिला ही नहीं है। उस बच्चे को इसका अंदाजा ही नहीं कि वो कितना खा सकता है। ये आंकड़ों में नहीं दिखता है, ये आंकड़ों की समझ नहीं है, नहीं, इसको कोई समझ भी नहीं। ये कोई विश्लेषक नहीं बता सकता है। तो ये पदयात्रा ने सिखाया। जब मैं किसी बूढ़ी महिला से, मैं आपको बता रहा हूं, 15 में 7 निश्चय मैंने जब बनवाया, तो 7 निश्चय बनाते समय हमने 40,000 गांव में सर्वे कराया था। उसी के आधार पर बना था कि 1,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नली गली सुधरेगी, जो 7 प्रॉमिस किए गए थे। हर घर में बिजली आएगा, हर घर नल का जल स्कीम जो बनाया गया था। लेकिन मैं आज भी स्वीकार करता हूं कि मुझे ये पता नहीं था कि ये 400 रुपये पेंशन कितना बड़ा समस्या है। क्योंकि आंकड़ों में आपने देखा, हाँ वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, 400 रुपये मिलता है। लेकिन जब मैं पैदल चला और महिलाओं से मिला, उन बूढ़ी औरतों से मिला जिन्होंने कहा मेरा बेटा छोड़ दिया है, ये 400 रुपया हमको जो पेंशन मिलता है ना, बचवा उसमें दवा नहीं आ रहा है, दवाई छूट गया है क्योंकि 400 में हो नहीं रहा है। और उस 400 में भी कमीने लोग 20 रुपये कमीशन काटते हैं, दलाली खाते हैं 20 रुपये। बताइए इतना, वो 400 रुपये। अब जब, और मैंने क्यों ये मुद्दा उठाया 3 साल पहले, मैं अपने आप को ये समझा ही नहीं पाया कभी कि लोग 400 रुपये में अपना जीवन जीते कैसे हैं। वो 400 रुपये में सिर्फ खाना नहीं है, खाना, रहना, दवाई, उसकी पूरी दुनिया 400 रुपये में है। इसलिए मैंने आवाज उठाई कि अरे भाई नहीं, कम से कम 2,000 रुपया सम्मान की जिंदगी तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों से पूछा 2 बरस कितना हो तो आप जीवन बिता लेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि लोगों की अपेक्षा 5,000, 10,000 और तरक्की की नहीं है। लोग भाई 1,000 भी हो जाए ना बचवा, कम से कम भरपेट खाने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा नहीं, 2,000 तो होना ही चाहिए। 3,20,000 करोड़ का बजट है बिहार, चाहे जितना भी गरीब हो, इससे 6,000 करोड़ रुपया अगर एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, लोगों को 2,000 रुपया मिलने लगेगा। 1 करोड़ लोगों की जीवन में नया उजाला आ जाएगा। इसलिए मैंने पेंशन की आवाज उठाई और आज मुझे खुशी है, जन स्वराज को कुछ हो ना हो, जीते हारे बाद में देखा जाएगा, आज 1.25 करोड़ लोगों को 1,100 रुपये मिलने लगा। और मोदी जी तो 10-10 हजार देके गए। भगवान ने चाहा जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो छठ के बाद उनको 2,000 रुपये भी मिलेंगे। ओके, 2-3 मुद्दे हैं। जैसे आप जब ये कहते हैं कि शराबबंदी को आप खत्म कर देंगे, ये एक बहुत बोल्ड और जोखिम भरा निर्णय है। क्या ऐसा करके आप बिहार की महिलाओं को नाराज तो नहीं करेंगे? और आप ये मानते हैं कि ये आपका सही फैसला है, कहीं गलत काम तो नहीं करने जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश भाई, पहली बात तो आप ये समझिए कि बिहार में शराबबंदी कहीं है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर एक फर्जी कानून है जिसमें शराब की दुकानें बंद हैं और घर घर होम डिलीवरी हो रही है। मैंने सुना है। वही 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है। तो पहली बात कि अगर शराबबंदी के कुछ फायदे हैं भी तो होता तब ना जब शराबबंदी लागू होती। शराबबंदी नहीं है। इस फर्जी शराबबंदी के कानून से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसको देख लीजिए। सरकार का बिहार की गरीब जनता का 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। और ये पैसा कहां जा रहा है? भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, शराब माफिया के पास। और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के नाम पर आपने कहा। बिहार में जब से 2016 में ये कानून बना है, 8.5 लाख लोगों को इस कानून के तहत उन पर मुकदमे दायर किए गए। 6.25 लाख से ज्यादा केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और करीब 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में हैं। और 1,20,000 में से ज्यादातर लोग गरीब, वंचित, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका मजदूर, बेचारे मुसलमान, दलित, अति पिछड़े या जो भी किसी भी वर्ग का हो जो गरीब है, वो एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, अब बेचारा वो कोर्ट में केस भी नहीं लड़ पा रहा है। उसकी घर की महिलाएं अब कोर्ट कचहरी थाने में दौड़ रही हैं, उनका दोहन किया जा रहा है। ये सब बात आप किस नाम पर कर रहे हो? महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर, वोट के लिए। तो भैया वोट की भी समझ आप देख लीजिए। कई लोग कहता है कि वोट इससे मिलता है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता कब मिली? 2010 में। उनके 25 एमपी जीते, 115 उनके विधायक थे। तब बिहार में शराब के सबसे ज्यादा ठेके थे। उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठेके की वजह से वो जीते। जिस समय शराब से सबसे ज्यादा शराब बिहार बिक रही थी, तब नीतीश कुमार को 25 एमपी और 115 विधायक थे।
नीतीश कुमार ने 2016 में यह कानून बनाया, उसके बाद चुनाव लड़े, उनको 42 विधायक है। अगर शराबबंदी से ही महिलाएं वोट दे रही होती या समाज वोट दे रहा होता, तब तो नीतीश का सीट बढ़ना चाहिए, घट कैसे गया? तो उसकी भी समझ लोगों को नहीं है, बस एक हवा चल गई, अरे भैया इससे होता है। अरे भाई, महिलाएं वोट देंगी शराबबंदी लागू होगा तो, लेकिन शराबबंदी लागू होगा तब ना। दूसरी बात, ये भाजपा वाले, शराबबंदी का हमारे यूपी को काफी ना एक बार सुन लीजिए, वही मैं आ रहा हूं। ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कह रहे भैया शराबबंदी लागू होना चाहिए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया इतनी बढ़िया स्कीम अगर है तो तुम लोग बिहार की महिलाओं के लिए काहे रखे हो? तुम यूपी के महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हो? उनको भी ये सुविधा दो। आप पूरे देश में मोदी जी लागू कर दें। ऐसा है कि जो बढ़िया चीज होता है वो गुजरात में हो रहा है, अगर इतना बढ़िया चीज बिहार में हो रहा है तो भाई पूरे देश में आप शराबबंदी लागू कर दो। यहां तो आलम यह है कि बिहार में शराबबंदी और यूपी में सरकार पैसे कमा रही है, ठेकों के रेट बढ़ गए, लोग वहां लूट रहे हैं। हमारे आबकारी का रेवेन्यू बहुत हाई है। बिल्कुल, इसलिए है, बहुत हाई है, और नहीं, आप सोच भी नहीं सकते इतना हाई है। आबकारी का रेवेन्यू तो हाई है ही। मैं आपको कह रहा हूं कि जो बिहार से लगते हुए एरिया है वहां ठेकों के नीलामी के रेट बढ़ गए। देवरिया, बलिया, बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह, चाहे वो बक्सर हो, कि सिवान हो, कि गोपालगंज हो, सब अब वो नोएडा टाइप हो गया है। नोएडा टाइप हो गया है। ओके, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी जिंदगी का सबसे खराब परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, 25 सीट से नीचे आएंगे वो जी, ये आपका आकलन है या फिर आपका दावा है या फिर बहुत जोखिम भरा बयान दे रहे हैं आप? आकलन है, दावा नहीं है। आप जानते हैं मैं दावा करने वाले लोगों में से नहीं हूं, और दावा अगर कुछ करता भी हूं तो आकलन के आधार पर ही करता हूं। मैं नीतीश जी पर आऊं उससे पहले लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा ये बताइए जनसुराज कितना जीतेगा। सामान्यतः लोगों की सोच होती है, कहता है मैं इतना जीत जाऊंगा, इतना बढ़ूंगा। मैं क्या कहता हूं, नहीं, जनसुराज या अर्श पे या फर्श पे, या तो जनसुराज 10 के नीचे है या 150 के ऊपर है। ये मेरा आकलन है, क्योंकि मैं वो बात नहीं कि मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी प्यारी है, मेरी पहचान मेरा काम है, और मुझे मालूम है कि चुनाव के बाद अगर मेरे आकलन, मेरे दावे गलत होंगे, खूब सवाल होंगे, तो सवाल ही नहीं होंगे, मेरी पूरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, मेरी वही कमाई है। मैं कहता हूं अर्श पे या फर्श पे। क्यों कहता हूं? जनसुराज की बड़ी चैटर है, हर घर में चर्चा हो रही है, सब टीवी न्यूज वाले कह रहे हैं भैया व्यू तो खाली जनसुराज पर ही आ रहा है, प्रशांत किशोर का इंटरव्यू चलाइए, व्यू आ रहा है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि नहीं बिहार में होना तो ये चाहिए। उसके आगे लोगों ने अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर कोई सुधारेगा तो जनसुराज प्रशांत किशोर ही सुधारेगा। लेकिन ये सब तो मेरे लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन मेरे आकलन का एक हिस्सा ये भी है कि बावजूद इसके पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ। अभी भी लोगों को एक लीप ऑफ फेथ लेना है कि नहीं, ये सब होने के बाद भी यही वो लड़का है, यही वो दल है, यही वो विकल्प है जो हम लोग का जीवन सुधार देगा, और उस लीप ऑफ फेथ के आधार पर जाकर उसको वोट देना है। अगर ये सारी चर्चा के बाद भी, सब समझ के बाद भी लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो हम लोग को 10 से कम सीट आएगा। लेकिन अगर लीप ऑफ फेथ ले लिया तो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, 150 से ज्यादा सीट आएगा। अब लीप ऑफ फेथ लेगा कि नहीं लेगा, इसकी बात, इसके बारे में एक चीज मैं बताऊं, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब किसी समाज में लोग इतने लंबे काल तक होपलेसनेस सिचुएशन में रहते हैं, उनका विश्वास खत्म हो गया है कि उनके जीवन में भी सुधार हो सकता है। जब बड़े बड़े विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, नेता, दल, उनको विश्वास नहीं है कि बिहार सुधर सकता है, तो अंदाजा लगाइए कि जो आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल इस अंधकार में जिया है, उसको प्रकाश का पुंज कोई बता रहा है कि सामने प्रकाश हो सकता है, विश्वास नहीं, उठो चलो, तो कहता है अरे यार पूरा जीवन बीत गया, अब क्या उठ के जाएंगे, प्रकाश नहीं मिलना है। बिकॉज ऑफ दैट होपलेसनेस 1% का मुझे डाउट है कि शायद वो लास्ट में वो लीप ऑफ फेथ ले कि न ले, वरना मैं आपको लिख के दे देता कि जनसुराज को 150 से ज्यादा। जो बिहार के लोग बाहर हैं उनसे आप बात करिए, उनमें तो वो जनसुराज को लेकर एक बहुत उम्मीद जताते हैं, वो तो बिल्कुल, और वो आपको सपोर्ट करते हैं, बात खुली बात करते हैं। लेकिन जब बिहार के डीप रूरल एरिया के लोगों से भी हम लोग का कभी संवाद हुआ तो उनके मन में ये है कि एक नई पार्टी है जी, ये बात आती है। बिल्कुल, मैं यही बात आपको कह रहा हूं, नई पार्टी जो जितना विकास के दौर में पीछे छूट गया उसको, उसमें वो विश्वास जगाने में उतनी, क्योंकि वो इतनी बार बेचारा ठगा गया है कि उसको वही लगा भेड़िया आया वाली बात है, तो उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है। देख तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन वो इतना जीवन से निराश हो गया है, इन व्यवस्थाओं से निराश हो गया है, वो कहता है अब क्या उठे क्या जाए, कोई आता है सब यही कहता है, करता तो कोई नहीं है। तो सही गलत की पहचान की उसकी जो अपनी क्षमता है
वो भूल, उस पर से उसका अपना विश्वास खत्म हो गया। जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि जैसे हनुमान जी को एक कथा में बताया जाता है कि श्राप था, कि सब शक्ति होने के बावजूद उनको बताना पड़ रहा है कि आप ये समुद्र पार कर सकते हो। उसी तरह जनता को बताना है, उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसके हाथ में ये ताकत आपको है। लगता है कि आपका अभियान सही दिशा में चल रहा है? दिशा में तो कोई दिक्कत नहीं, दिशा में अगर नहीं होता जो तो लक्ष्य तय किए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं आप? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। एक बिल्कुल ऐसा राज्य जहां जातिवाद चरम पर हो, जहां भ्रष्टाचार चरम पर हो, जहां गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन की सबसे बड़ी समस्याओं वाला एक राज्य हो, आप अपने लिए क्या उम्मीद तलाशते हैं उसमें? बिल्कुल, मैं यहाँ पर बहुत जातिवादी राज्य। जन स्वराज जीत कर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, जिन लोगों ने कहा कि अरे इनको कौन पूछेगा, आज हमको सुनने कौन आ रहा है? वो तो जाति, मेरी जाति देखकर नहीं आ रहा है। बिहार में मीटिंग, पब्लिक मीटिंग कैसे होती है, सभाएं कैसे होती है? जाति के आधार पे होती है। अपने अपने जाति के लोगों को लोग इकट्ठा करते हैं। प्रशांत किशोर की जाति की तो संख्या नहीं है, तो आ कौन रहा है? तो ये नयापन ही मेरी ताकत है, और ये नयापन ही कहीं ना कहीं हम लोग की कमजोरी है। लोग पहली बार देख रहे हैं कि कोई जाति से इतर बात कर रहा है। कोई पहली बार देख रहे हैं कि कोई ऐसा भी नेता है जो यहाँ से लूट नहीं रहा है, अपना पैसा खर्च करके राजनीति करा रहा है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि वो जाति धर्म की बात नहीं करके लोग बच्चों के विकास की, पढ़ाई की, रोजगार की बात कर रहा है। पहली बार लोग देख रहे हैं कि अपने परिवार की बात नहीं करके हमारे बच्चे की कोई बात कर रहा है, और उनको ये बातें अच्छी लग रही हैं। इसीलिए लोग वो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चाहते भी हैं। बस उनको वही है कि इतनी बार ठगे गए हैं यार, ऐसा तो नहीं कि फिर ठगे ही जाएं। प्रशांत जी, जातिवाद को आप एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं बिहार की राजनीति से। नहीं, देखिए, जातिवाद है, ऐसा है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कभी जाति को और जाति की राजनीति की भूमिका क्या है उस पर उसको खारिज नहीं किया है। मैंने ये कहा कि बिहार में भी उतनी ही जाति का प्रभाव है जितना यूपी और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। ये जो लोग भूमिका देते हैं कि बिहार में जाति ज्यादा है या इसका जाति का प्रभाव राजनीति पर ज्यादा है, तो मैं इसको कहता हूं भी इसको आंकड़ों से देख लो। इस देश में जब जब 4-5 बड़ी घटनाएं पिछले 20 साल में हुई हैं, राजनीतिक घटना, जबकि ऐसा लगा कि लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठकर लोगों का चुनाव किया। 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद लोगों ने जात पात छोड़कर सबने कांग्रेस को वोट दिया। तो जब पूरे देश में लोगों ने यह किया तो बिहार के लोगों ने भी किया। 1989 में जब बीपी सिंह को पूरे देश ने बोफोर्स और भ्रष्टाचार के नाम पर कम से कम नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में जिताया, तो बिहार की जनता ने भी उसको जिताया। 2014 में जब मोदी का वेव आया, तो उस वेव में जितनी ताकत से लोगों ने गुजरात में वोट दिया, यूपी में दिया, उड़ीसा में दिया, उतनी ताकत से लोगों ने बिहार में भी दिया। 2019 में जब पुलवामा के नाम पर ये लोग जीत कर आए, तो महाराष्ट्र में अगर पुलवामा का असर था तो बिहार में भी असर था। तो मेरा बिल्कुल फैक्चुअल असेसमेंट ये है कि अगर ऐसा होता कि कोई लहर घटना आधारित, व्यक्ति आधारित, विषय आधारित पूरे देश में आई और बिहार में लोग तब भी जातियों में फंसे रह गए, तब मैं मानता कि यूपी से बिहार में जाति का असर ज्यादा है। लेकिन जब जब किसी घटना ने, किसी व्यक्ति ने, किसी नैरेटिव ने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर वोट दी है। बिहार में भी दिया है, दूसरे जगह भी दिया है। क्या जाति कोई तो फैक्टर जाति है? फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। अब कम टू द पॉइंट, अब इस पर आते हैं कि आप अपने कैंडिडेट्स का चयन किस आधार पर कर रहे हैं? क्या जाति के आधार पर? नहीं, कैंडिडेट का चयन तो जनसुराज की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। वो मैंने देखा एक पर्चा घूम रहा है। नहीं, पर्चा ही नहीं घूम रहा है। बजाब्ता लोगों ने 21,000 रुपया देकर आवेदन दिया। अच्छा। आज से 6 महीने पहले तक, और उन आवेदन के आधार पर पहला ऐसा दल है जनसुराज जिसने, आपने आवेदन दे दिया तो आपको ये ऑथराइज कर दिया कि आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा, बैनर, पोस्टर जो लगाना है लगा लीजिए, काम शुरू कीजिए। फिर जनसुराज ने 6 महीने काम के आधार पर उनका पैरामीटर बनाया है 100 नंबर पर, और उनकी हर पे उनको काम करना है, जिसमें डोर टू डोर है, जिसमें समाज में जाना है, जिसमें अन्य अपने समाज से इतर लोगों में आपकी पकड़ है, जो भी पैरामीटर तय किए गए हैं उस पर मूल्यांकन हो रहा है। अब अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें जो लोग भी जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनसे जाकर अंतिम सलाह लिया जा रहा है। 9 तारीख को, जैसे ही 8 तारीख को खत्म होगा, 9 तारीख को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उसमें जाति कोई फैक्टर नहीं होगा? जाति उसमें कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जो चुनाव लड़ेगा वो किसी न किसी जाति का तो होगा ही। तो ब्रजेश मिश्रा जैसे पत्रकार ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी तो जाति को दिए हैं, तो अरे भाई, हम जाति इरेज तो नहीं कर सकते हैं। जो भी लड़ेगा उसकी कोई ना कोई जाति तो होगी ही, निश्चित होगी। लेकिन जाति पैमाना नहीं है। पैमाना यहां एक है
कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी दी जाएगी। इस पर भी लोगों ने कहा ये भी तो जात की बात हो गई। यही मैं नहीं तो मैं इस पे क्लैरिफाई कर दूं। आप घूम के तो वही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने ये कहा कि पैमाना मेरिट है, लेकिन मान लीजिए कि 1000 लोगों ने आवेदन दिया है और 1000 मेरिटोरियस लोग हैं, काबिल लोग हैं, समाज के सही लोग हैं, और सीट बांटना है मुझे 243। तो पहला क्राइटेरिया है मेरिट। सही तो आपको होना ही है, काम तो आपको करना ही है। ओके। लेकिन जो 1000 लोग अगर अच्छे मिल गए, उसमें से हमको देना 243 है, तो बंटवारा कैसे होगा? तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उतने काबिल मेरिट लोग। प्लस कम्युनिटी। मेरिट ही मेरिट है, क्योंकि इसमें से किसी को पकड़िएगा इक्वली मेरिटोरियस है, सही है। उसमें से जब आप फाइनल सिलेक्शन करें, क्योंकि सिर्फ 243 सही लोग ही मिले ये तो जरूरी नहीं है, तो ये क्राइटेरिया बना दिया कि पहले सही लोग ढूंढो, और जो सही लोग ढूंढ के आ जाएं, जितने लोग हो जाएं, उनमें से जिस समाज की जाति की, जिस समाज की जितनी संख्या है, कोशिश करके उनको उतनी भागीदारी दे दो। सभी 243 सीट पे लड़ेंगे? पूरे 243, 242 नहीं, सभी लड़ेंगे। बिल्कुल। किसी के साथ गठबंधन करेंगे? ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। क्या इस बात का वायदा करते हैं कि किसी भी भ्रष्ट, किसी भी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को, जिनके ऊपर किसी तरह का दाग हो, उनको टिकट नहीं देंगे? देखिए, भ्रष्ट तो लोग हम ही को भ्रष्ट बता रहा है, तो बोलने के लिए तो कोई किसी को नहीं। वो तो मैं आपको कह रहा हूं, भ्रष्ट का मेरी कोशिश ये होगी, मैं जो बोलता हूं उस पर टिका रहता हूं, कि कोई भी बाहुबली, धन का बली, बाहु का बली अपराधी जनसुराज से टिकट नहीं पाएगा। ये तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। करप्ट भी नहीं पाएगा? अब देखिए, मेरे पास कोई ऐसा दूरबीन नहीं है कि मैं देखकर ये बता दूं ये पैसा इसके पास आया है तो कभी इस पे करप्शन चार्ज नहीं रहा है। लेकिन मैंने एक बात कही है कि अगर गलती से भी जनसुराज से कोई ऐसा गलत आदमी खड़ा हो जाए, उसको हरा देना भाई, उसको जिताना नहीं। मैं देश में एकमात्र नेता हूं, एकमात्र दल जनसुराज है जो कैमरे पर कहता है, मैं सभा में कहता हूं कि अगर जनसुराज से भी कोई गलत खड़ा हो जाए उसको जरूर हराओ। हर हालत में अच्छा आदमी जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या ना जीते, बिहार जीतना चाहिए। लोगों ने यह सवाल किया, अगर आपको ये समझ है तो आप गलत आदमी को टिकट क्यों देंगे? मैंने कहा, मेरे भाई, इस देश में ब्यूरोक्रेट्स को चुनने के लिए, IAS IPS बनाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है। लाखों लोग एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, फिर भी जब अफसर बन जाता है तो 2/3 से ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं। तो कोई भी आप व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ गलती हो सकती है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि कोई गलत आदमी नहीं लड़ेगा, लेकिन नियत सही है आपकी। कोशिश यह है कि 99% लोग ठीक लड़े, और गलती से अगर 1-2% हमारे आंख के नीचे से निकल गया, कोई बन गया, भाई उसको हरा देना, उसको जिताना नहीं। जनसुराज हार जाए उसका मुझे अफसोस नहीं है, बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए, ये बात हमने कही है। ओके, अब इस मुद्दे पर आते हैं। एक जमाने में आपके प्रिय नेता रहे नीतीश कुमार, उनके मॉडल की 3 बड़ी गलतियां आपने क्या पकड़ी? देखिए, 3 बड़ी गलतियां। 3 बड़ी गलती जो नीतीश जी खुद कहते हैं, कि जो कहते थे, जो उनका मॉडल क्या था कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मैं समझौता नहीं करूंगा। और इस तीनों पर जब नीतीश जी के मैं साथ भी था तो वो कहते थे कि कभी आज तक प्रशांत जी अगर आप हमारी मदद करें ना, मैं बिहार अपने दम पर जीतना चाहता हूं। मैं पता क्यों? ये तीनों में मुझे एक पर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं भाजपा के साथ जाता हूं तो कम्युनलिज्म वाला लग जाता है, ये RJD के साथ जाता हूं तो क्राइम करप्शन लग जाता है। तो लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी सूचिता रखी थी कि तीनों से कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने तीनों से समझौता कर लिया। कम्युनल पार्टी के साथ तो हो ही गए, उनके पार्टी में वो लोग हैं जो कि शायद करप्शन में राजद के भी रिकॉर्ड, उन्होंने राजद के नेताओं का रिकॉर्ड फेल कर दिया। और क्राइम का हालत ये है कि जो राजद के सबसे बड़े क्रिमिनल नेता थे वो आज भाजपा में हैं और वही लोग सरकार चला रहे हैं। तो आपका तीनों से समझौता हो गया। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार का है। एक फोटो में नीतीश कुमार की आपको दिखाना चाहता हूं। जी लीजिए जी, देखिए, ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। जी देखिए, आपने देख ली। लोग कह रहे हैं बिहार के सम्मान, आत्मसम्मान के साथ नीतीश कुमार आजकल समझौते कर रहे हैं। रोज कर रहे हैं। ये तो आप फोटो दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है तो जिस भाषा में नीतीश कुमार यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के लोगों को बोलते हैं, आप जरा जाके वो वीडियो को देखिए। कहते अरे उठो उठो उठो, सब उठो,
तुम्हारे लिए इतना ही काम किए हैं, तुम लोग खड़ा होकर सब इनका स्वागत करो। हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अरे नीतीश कुमार ने तो बिहार का सम्मान उस दिन झुका दिया जिस दिन पार्लियामेंट में जाकर इन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया। पैर छूने में कोई गुनाह नहीं है। बड़ा आदमी आपसे उम्र में कोई हो, हम लोग का सभ्यता सिखाता है पैर तो छूना ही चाहिए, लेकिन आप 13 करोड़ लोगों के नेता हैं, आप हाथ मिलाइए, गले लगिए, पैर छूने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। नीतीश जी मेरे व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत प्रिय है। एक बिहार में एक आदमी जिसको नीतीश कुमार ने अपने घर में रखा, आधिकारिक तौर पर कहा कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, उस लड़के के नाते उस भूमिका के में मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि नीतीश कुमार की जो भी थोड़ी बहुत कमाई थी वो सब उन्होंने गंवा दी। नीतीश कुमार ने पैसा नहीं कमाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इज्जत कमाई थी। वो इज्जत मटिया मेट कर दिया उनके इर्द गिर्द के लोगों ने, और वो इसलिए कर दिया, उसमें 2 बात है कि नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द सब चोर बदमाश लोगों को रखा है, और दूसरा नीतीश कुमार ने कुर्सी की लालच में जब वो थक गए, जब उन्होंने देख लिया कि अब हमसे नहीं चल रहा है, उनको छोड़ देना चाहिए था। हमसे बात हुई, एक बार नहीं कई बार बात हुई। मैंने कहा सर छोड़ दीजिए, आपको क्या लस्ट है? डिटैचमेंट नहीं हो रहा है? अब वही है ना, लोग कहते हैं हिंदू का जो पुरनिया होता है बुढ़ापे में उसको जमीन से ज्यादा प्यार हो जाता है। जो नीतीश कुमार 2014 में चुनाव नहीं हारे थे और पद छोड़ दिया था, आज चुनाव हारने के बाद भी कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा। पर ही जो ओनली ब्लेस्ड चीफ मिनिस्टर पूरे दुनिया में जिसके पास कभी बहुमत नहीं था, और वो हमेशा मुख्यमंत्री थे। इसलिए कि ब्लेस्ड, इसलिए कि ऐसे मौके राजनीति में मिलते नहीं। भले विधानसभा में उनका बहुमत ना हो, लोगों के मन में उनके लिए बहुमत था, लोग उनको चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं देखिए 14 में चुनाव उनका 15 में लड़ाने आया था, मैं मदद के लिए आया था, और हम लोग नीचे जाते थे, और बड़ा उस समय भी मैं 10-12 घंटा, मेरा अपना जो स्वभाव है, भाग रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार थोड़े रिलैक्स्ड आदमी हैं, तो शाम में खाने पर कभी मैं नहीं पहुंचा समय पर, तो कहता अरे कहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, अगर हम लोग हार भी जाएंगे ना तो चिंता मत कीजिए, बिहार में हमको कोई गाली नहीं देगा, हमने इतना तो कमाया ही है। और ये सही बात थी। नीचे जब हम लोग जाते थे, जो वोट नहीं भी देता था नीतीश को, वो कहता ना नीतीश काम तो किए हैं, लेकिन अब हम लोग भाजपा को देंगे। आज नीतीश कुमार को लोग गाली दे रहे हैं, गांव गांव में नीतीश जी को गाली पड़ रही है, और कई जगहों पर तो लोग लालू जी से भी ज्यादा भद्दे शब्द का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए करते हैं। इसीलिए, हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं जब नीतीश जी से मिला, पीछे जब भी मिला, तो मैंने उनको कहा कि सर जो आपकी कमाई थी ग्रेसफुल एग्जिट हो जाए, चलिए आप चले, क्या लगा है, आपको पैसा कमाना नहीं है, आपको इतिहास के पन्ने में आप ऑलरेडी 18 साल रह लिए, क्या आपको मिल रहा है? तो जब वो निरुत्तर हो जाते हैं तो पता है नीतीश जी क्या कहते हैं हमको, अब छोड़िए, जो जनता करेगी, जनता मालिक है, हटा देगी, जब तक रखा है तब तक है। वो एक एग्जिट का तरीका है, क्योंकि उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि क्यों हो पद पर, जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन से आप का उस स्थिति में नहीं हो कि सरकार चला सके, पैसा आपको कमाना नहीं है, आपके बच्चे राजनीति में हैं नहीं, किस लिए आप पद पर हो, क्यों अपनी भद पिटवा रहे हो? आप ये कहना चाहते हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, करेक्ट? कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या वही है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इसको छोड़ देता हूं। अच्छा, लालू यादव, मैं आपको एक और बताऊं, आपके कैमरे पे आपके दर्शकों को जानना चाहिए, जब 2020 का चुनाव का रिजल्ट आया, नीतीश कुमार जी हमसे 3-4 बार उन्होंने, मैं बंगाल में था तब, हम लोग 3-4 बार बात ममता जी के कैंपेन में थे जी, 3-4 बार बात करी, और 5 बजे तक नीतीश जी ने कहा कि ना आप ठीक कह रहे हैं, हम नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 6:30 बजे अचानक से फिर मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा सर नहीं दिया है मैंडेट जनता ने आपको, 42 सीट आपको आया है, आपको लग रहा है कि भाजपा वालों ने हरवाया है एलजेपी के माध्यम से, छोड़ दीजिए ना, अपने आप जनता, अगर नीतीश जी ने वो कर लिया होता, साल भर के अंदर अंदर नीतीश जी का फिर से, नीतीश जी को जनता बनाती और अपने दम पर बनाती। नीतीश जी लैक द करेज, यही उनकी भारी दिक्कत तो क्या जेडीयू में अब लीडरशिप की पूरी तरह कमी? जदयू में कोई लीडरशिप, ललन सिंह इतने कुछ बड़े नहीं नेता है, नीतीश कुमार ही हैं बस। जदयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जदयू। ओके, आइए अब यहाँ के लार्जेस्ट जो अपोजिशन की पार्टी है, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इनसे आप कैसे निपटिएगा? और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है ही नहीं, बहुत प्रभाव क्षेत्र है, इनका कुछ नहीं है, लेगेसी है उनकी, इनके बस 2 पैर हैं, 2 पैर हैं, मतलब तो सबके पास होते हैं ना, जो वो कहते हैं MY कॉम्बिनेशन है हमारा, मुस्लिम यादव। मेरे भाई देखिए, इस कॉम्बिनेशन को जनता ने देख लिया। पहली बात कि समीकरण अगर आप प्योर अर्थमेटिक समझिए तो मुस्लिम और यादव
अगर आप दो, ऐसा आप मानते हैं, पहले तो ये दोनों आपके बंधुआ मजदूर हैं नहीं, लेकिन अगर एक बार को आप थियोरेटिकल एक्सरसाइज के लिए मान लें कि ये दोनों समुदाय के लोग आपको वोट दे दें, तो भी आपका वोट होता है 35 और सामने वाले को वोट होता है 65। तो 35 और 65, 35 से तो आप कभी 65 को हरा नहीं सकते हैं। दूसरा 65 मतलब जेडीयू बीजेपी नहीं, मतलब MY को छोड़कर अच्छा, अगर हर आदमी आपके अगेंस्ट में है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये मेरा कोई आकलन नहीं है, पीछे 2005 से आप देखते आ रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं है कि MY RJD को जिता ले, नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। संभव नहीं। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, अभी तेजस्वी आए हैं तो ये कुछ दूसरों को जोड़ लेंगे। कुछ लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया कि भाई ये तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू यादव का दोष इन पर क्यों लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल भाई ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिवली आकलन कर लें। क्या राजद के चाल चरित्र, चेहरा, व्यवहार, पार्टी के स्ट्रक्चर में कोई फर्क आया? लालू जी राबड़ी जी जब राजद के नेता थे तो उस समय वो खुद जाके तो क्राइम करने का उन पर आरोप नहीं था। क्राइम जो अपराध था, जो अपहरण था, जो जंगल राज था, उसके लिए दोषी कौन थे? राजद के जो नेता होते थे, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, कमिश्नरी के स्तर पर, गांव के स्तर पर, वो लोग लूटमार, बदमाशी, अपहरण, हत्या वगैरह में संलिप्त थे, ऐसा आरोप लगता है। अब आज जो तेजस्वी यादव जो राजद चला रहे हैं, आप ये देखिए कि क्या वो लोग हट गए हैं? क्या सिवान में, चंपारण में, मगध में, दरभंगा में, सीमांचल में, कोसी में वो लोग जो लालू जी के टाइम आपराधिक और जंगल राज चलाने के लिए दोषी पाए गए, क्या वो राजद के हिस्सा हैं कि नहीं है? मेरे भाई, आप पाएंगे कि बिहार के हर जिले में आज भी राजद का चेहरा वही है जो लोग लालू जी के टाइम पे थे। दूसरी बात, लोग कहते नहीं लेकिन नीचे कुछ भी हो, ऊपर तो बदल गया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदला। उस समय आपने सुना होगा कि लालू जी के दो साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव, कि ये लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे, यही लोग चलाते थे और ये यही सब अपराध और जंगल राज के सरगना थे, ऐसा लोगों का आरोप है। तो मैं कहता हूं कि भैया बदला क्या? उस समय लालू जी के बच्चे छोटे थे तो उनके दो साले चलाते थे। अब साधु यादव, सुभाष यादव के जगह तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आ गए। बदला क्या? राजद ने अपने दल में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने संगठन में, अपनी कार्यशैली में, अपने विचारधारा में तो कोई परिवर्तन नहीं किया। इतनी सीटें कहां से आ रही हैं उनको? सीट आया कहां? क्यों लास्ट असेंबली इलेक्शन में तो भले जीत ना पाए हो आप, पर लार्जेस्ट अपोजिशन था। एक मिनट सुन लें, उनको 75 सीट आया है। चिराग पासवान ने जो 38 सीट पर उनको जदयू का वोट काट के जिताया, 75 में 38 घटा लीजिए, आपको सीटों की संख्या निकल जाएगी कि राजद की ताकत कितनी है। एक मिनट रुक जाइएगा। कई लोग कहता है नहीं ऐसा कैसे है, वो तो आप ऐसे आकलन दे रहे हैं। तो अगर 75 सीट उनका था तो लोकसभा देख लीजिए, उसके बाद हुआ उनको उतनी ही सीट आई जितना कि 75 माइनस 38 अगर आप कर देंगे, वही 20-22 MLA की जितनी ताकत है उतना ही MP उनको आया। राजद 2005 के बाद से उनकी अपनी ताकत MY के दम पर वो 20 से 35 सीट की है और इससे आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं जब तक कोई दूसरा कॉम्बिनेशन उससे जुड़े नहीं। तो मुसलमान और यादव आप वोट क्यों दे? हमको क्यों दे? हम तो मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, कुशवाहा, दलित की राजनीति नहीं करते हैं। हमको वोट हर वो व्यक्ति दे जो बिहार में सुधार चाहता है, हर वो व्यक्ति दे जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहता है। तो अगर बिहार से पलायन हो रहा है और सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो सबसे ज्यादा पलायन कौन कर रहा है? मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पलायन यादव समाज के बच्चे कर रहे हैं। अगर बिहार में गरीबी है तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है? मुसलमान समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं। ये लोगों का भ्रम है कि यादवों की बड़ी तरक्की हो गई है। मैं तो रोज मन से कहता हूं कि लालू जी कभी जात की राजनीति नहीं किए हैं। लालू जी अगर जात की राजनीति करते तो ये कहते कि भाई यादव समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, कोई यादव समाज का काबिल आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लालू जी कहां कहते हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, तुम लोग सब यादव समाज का लोग हमको वोट दो। तो मैं तो यही समझा रहा हूं लोगों को कि भाई लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जात में तो तुम और हम फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी यही कर रहे हैं, कोई पंडित का नेता है यही कर रहा है, भूमिहार का नेता है यही कर रहा है, कुशवाहा का नेता है यही कर रहा है। नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। जात में तो समाज उलझा हुआ है। लोग अगर अपनी जात की भी राजनीति कर लेते तो मेरे भाई पिछले 35-40 वर्ष में तो बिहार में कम से कम 5 जातियों के मुख्यमंत्री बने। कम से कम उन जातियों का तो कल्याण हो गया होता। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो आज मांझी जी मंत्री हैं, मांझी जी का बेटा मंत्री है, मांझी जी की तो
विधायक है, मांझी जी की समधीन विधायक है। मुसहर समाज का कोई लड़का नहीं आगे बढ़ गया। अगर कुशवाहा जी बन गए तो कुशवाहा जी के लोग बढ़ रहे हैं, पारिवारिक को आगे बढ़ाते। अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं। जात की अगर जात की राजनीति आप करते, कम से कम अपनी जात के लोगों को बढ़ा देते तो भाई उस जात का तो कल्याण हो जाता। 15% बिहार के अगर यादव सब पढ़े लिखे होशियार पैसे वाले हो गए होते तो 15% तो बिहार के लोग सुधर गए होते। बिहार में तो 80% लोग आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे। तो आप अपने सामने चुनौती के रूप में किसे पाते हैं? एनडीए, लड़ाई एनडीए से होगी, सीधी लड़ाई एनडीए से। राष्ट्रीय जनता दल? राष्ट्रीय जनता दल तो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे दल पे रहेंगे। नहीं, फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग कहते हैं भाई बिहार में जगह कहां है, ये तो पहले से 2 गठबंधन है। उनको कोई समझ नहीं है। पिछले बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट मिला है। मतलब 28% जनता ने तो कहा कि ना हमको महागठबंधन चाहिए, ना हमको एनडीए चाहिए। और लोग हमको कहता है ये वोट कटवा पार्टी है। इतना तो सब मान रहा है, कुछ वोट तो ये काटेंगे। कुछ कह रहा है कि एनडीए का ज्यादा काटेंगे, कुछ कह रहा है आरजेडी का ज्यादा काटेंगे। चलिए हमारे आलोचकों के बयान के असेसमेंट के आधार पर कर लीजिए कि जनसुराज का क्या होगा। मेरे भाई 28% लोग ऐसे हैं जो दोनों गठबंधनों से को वोट नहीं दिए थे, नहीं देना चाहते हैं। उसका अगर मैं आधा वोट भी लेकर आता हूं, आधा वोट भी उन्होंने जिन्होंने इन दोनों को नहीं दिया, उसमें से अगर आधे लोगों ने भी जनसुराज को वोट दिया तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ 15%। फिर लोग कह रहे हैं भैया 10-20% तो यादव मुसलमान भी टूट के 10-20-30% टूट गया। आपको यादव वोट देगा? सुनिए तो बिल्कुल देगा, क्योंकि आप पूरा सीएसडीएस का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। लालू जी को, उनके पार्टी को आज तक 70% से ज्यादा यादवों ने कभी वोट नहीं दिया है। तो 30% यादव, अगर उसमें से 20% लोग भी हमको वोट दिया, वो जोड़ दीजिए 3-4% वोट, 20% यादव मतलब 3% वोट होता है। अगर 20-30% मुसलमानों ने भी वोट दिया तो 6% वोट होता है। आप जोड़ते चले जाइए भाई। 1/3 बिहार दोनों को वोट नहीं दे रहा है, और दोनों में से अगर आपने 5-5, 10-10% वोट भी लिया तो आपको 40% वोट है। और आप कह रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर कहाँ है, आपका आधार कहाँ है? आधार तो बिल्कुल दिख रहा है मुझे आपको। आप आंख के अंधे, आंख खोलकर अंधे हैं तो हम क्या करें? 1/3 बिहार ने इन दोनों को वोट नहीं दिया है, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। और आप कह रहे हैं कि कुछ वोट हम राजद का लेंगे, चलो उसको जोड़ दो। आप कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा वोट आप एनडीए का लेंगे, उसको जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे 40% वोट हो जाएगा। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि बहुत से लोग हैं जो इनको भी नहीं वोट किए, उनको भी नहीं वोट किया। तो मैं आपको सीमांचल ले चलता हूं। वहां की 28 सीटें हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा गहरा प्रभाव है, और 8-10 सीटें तो ऐसी हैं जो सीमांचल में 8-10 पर तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव। 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी आप मान सकते हैं, जहां मुस्लिम की आबादी 40% से ज्यादा है। तो उसमें एमआईएम आकर अपना मुसलमानों की राजनीति करता है, लेकिन एमआईएम के वहां आने से वहां मुसलमानों का ही नुकसान है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किशनगंज एक सीट है क्योंकि जनरल लोग सीमांचल मतलब किशनगंज समझते हैं। किशनगंज सीट में पिछली बार भाजपा एनडीए का उम्मीदवार शायद 1500-2000 वोट से हारा है चुनाव। क्यों? क्योंकि एमआईएम आकर वोट काटा है। तो एमआईएम के आने से मुसलमानों का नुकसान है। और वो किस तरह की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। तो भाजपा यही तो चाहती है कि आप मुसलमानों को इकट्ठा कर दो ताकि हमको अवसर मिले कि हम हिंदुओं को इकट्ठा कर लें। जनसुराज उलट बात कह रहा है। जनसुराज का फॉर्मूला क्या है कि आधे हिंदू जो देश में आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट आया है। मेरा फॉर्मूला सीधा है कि MYPY नहीं चाहिए। आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा को वोट नहीं करते हैं, उसके साथ 20% मुसलमानों का गठबंधन बनेगा। आप 60 हो गए, वो 40 होगा, चुनाव भी जीतोगे और सामाजिक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ पाओगे। अब आते हैं और ये मेरा भविष्य का आकलन नहीं है, जो फैक्ट है। आप ये देखना कि भाजपा को वोट कौन नहीं देता है, और उसको आप जातियों से देखना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई ये देखो कि विचारधारा के आधार पर भाजपा को वोट कौन नहीं दे रहा है। उसमें यादव भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें सभी कम्युनिटी है। और हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि जो गांधी को मानने वाला हिंदू है वो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है आज। जो बाबा साहब को मानने वाला हिंदू है, वो किसी जाति का हो, भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट को विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, भाजपा को वोट नहीं देगा। जो समाजवाद को लोहिया जयप्रकाश जी को मानने वाला है, वो भी किसी जाति का हिंदू है, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। तो ये चारों विचारधारा के मानने वाले हिंदू, जो कि आधे हिंदू आज भी हैं, उनके साथ मुसलमान अगर मिल जाए
तो 60% आप हुए, विचारधारा के आधार पर इनको हराया जा सकता है। और इसी लड़ाई का जो ट्रायल है, जो पायलट है, वो बिहार में हो रहा है। जैसे गांधी जब चंपारण आए तो चंपारण के आंदोलन से देश को आज़ादी नहीं मिली, चंपारण के आंदोलन से देश को वो हथियार मिला, वो समझ मिली, वो विश्वास मिला कि सत्याग्रह वो रास्ता है, वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम हम लोग बिहार में कर रहे हैं, अगर बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला, ऊपर वाले की कृपा हुई, हम लोग जीते, तो ये मॉडल पूरे देश में जाएगा और सबसे पहले आपके राज्य यूपी में पहुंचेगा। ओके, बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने बात की आपका इंटरव्यू करने से पहले, तो उनका ही कहना है कि आप सबके खिलाफ तो बोलते हैं पर चिराग पासवान पर आप मुखर नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, वो बिहार से राजनीति करते हैं। ओके। बिहार से जीत कर गए हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। चिराग पासवान जी कभी बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, वो लोग दिल्ली की राजनीति करते हैं। तो बिहार से तो 40 सांसद जीत कर गए हैं, वो बिहार की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, वो बिहार से राजनीति कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी की जो इसका असर देखिए क्या होता है कि वो एमपी जीतते हैं 5 गठबंधन में 6, लेकिन चिराग जी की पार्टी आज तक यहाँ 5 विधायक नहीं जीता है। किसी भी गठबंधन में वो लड़े, 2005 में लालू जी के साथ लड़े तो भी नहीं जीते, 2005 के बाद वो एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहे तो भी नहीं जीते, अकेले लड़े तो भी नहीं जीते। वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, वो बिहार से राजनीति करते हैं और समीकरण के आधार पर उनके एमपी तो जीत जाते हैं, लेकिन विधायक पिछली बार चिराग जी का 1 जीता जब उनके एमपी थे 6। उससे पहले 2015 में जब वो चुनाव लड़े 2 विधायक जीता, उनके एमपी थे 6, उनके पिताजी भी थे, वो लोग 2 लोग मंत्री थे। बिहार की राजनीति चिराग पासवान ने कभी की नहीं है। आपके ऐसा प्रतीत होता है कोई अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब हर व्यक्ति, मैं एक बात के लिए चिराग की तारीफ करता हूं, वो ये कि चिराग ने कभी मतलब घोर जातिवाद की राजनीति नहीं की है, और भाजपा के वो साथ हैं इसलिए मेरा विरोध भी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। अलग तो जरूर है, रामविलास जी का तो अलग औरा था, अलग दायरा था काम करने का, लेकिन चिराग की एक बात के लिए तारीफ मैं करता हूं कि उन्होंने जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास नहीं किया, चाहे किसी भी गठबंधन में चिराग रहे, चाहे अकेले भी चुनाव लड़ा। और दूसरी बात कि कहने के लिए ही सही वो बिहार में विकास की बात करते हैं कि विकास होना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि लालू के राज में बहुत खराब था, अभी हमारा बहुत अच्छा है। ये नैरेटिव सुनते सुनते लोग थक गए हैं। इन 2 बातों के लिए उनकी तारीफ करता हूं। बाकी वैचारिक तौर पर हम और वो आमने सामने लड़ रहे हैं। चिराग पासवान अगर आज 20 सीट लड़ेंगे तो वहां तो जनसुराज आमने सामने लड़ेगी, कोई अंडरस्टैंडिंग का सवाल ही नहीं है। ओके, अब बिहार की राजनीति के सबसे मुख्य आकर्षण इन दिनों चल रहे हैं सम्राट चौधरी जो प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए शिकार हैं। अभी आपने कितनी भी जांचें की हो, कुछ भी की हो, लेकिन 2 चीज आप आज तक खोज नहीं पाए उनकी, वो है हाफिडेविट और प्लांटी। खोज पाए? हाफिडेविट तो पब्लिक में है, इलेक्शन कमीशन के पास है। देखिए क्या है हाफिडेविट? मतलब चिराग सम्राट, मैं 3 साल से यहाँ हूँ और मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कैमरे पर कि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये आदमी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति का है। पूरे देश की जनता को, आपके दर्शकों को जानना है और मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि कोई पूरे देश में उप मुख्यमंत्री, इतने सीनियर वरीय संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो सिर्फ हत्या नहीं, नरसंहार का अभियुक्त है, आरोपी नहीं, अभियुक्त है। 1995 में जब इनका नाम राकेश कुमार था तो शकुनी चौधरी के लड़के के तौर पर इस व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि इन लोगों ने 6 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी, अपने ही समाज के, अपने ही कुशवाहा समाज के राजनीतिक लड़ाई में 6 लोगों की हत्या हुई। और यह आरोप नहीं हुआ, इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, ये जेल में रहे, कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट किया। उसके बाद कई महीनों के बाद इन लोगों ने एक सर्टिफिकेट लगाया कि ये नाबालिग हैं। ध्यान रखिए, कोर्ट में इनका ट्रायल चल के इनको बरी नहीं हुआ, इनको सजा होती, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूं और मेरा जन्म 1981 में हुआ है, और 15 साल की उम्र का दावा और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर ये जेल से बाहर निकले। उसके बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चला, कोई ट्रायल नहीं चला, और आज तक ये नहीं पता है लोगों को कि ये बेल पर हैं
कि इन पर सजा हुई है, उस ट्रायल का स्टेटस क्या है। तो मेरा पहला सवाल इनसे यह है कि उस केस का स्टेटस क्या है। थाना नंबर तारापुर में 1995 में 44/1995 में 7 लोगों के सामूहिक नरसंहार का जो आप अभियुक्त थे, उसका स्टेटस क्या है। और इस बात को इन्होंने अपने किसी भी इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, उस केस को बंद करने के लिए उसके 2 जो प्रमुख विटनेस थे, उन दोनों की हत्या अगले साल कर दी गई, और उसमें भी नामजद अभियुक्त इनके पिताजी शकुनी चौधरी हैं। और दोनों विटनेस की हत्या हुई है। और जब यही नहीं हुआ, जब उन दोनों विटनेस की हत्या हुई, गांव पर उस समय जातीय हिंसा होती थी, बिहार में लालू जी का राज था, तो इन लोगों ने जातीय हिंसा में, जब वो 2 लोगों की हत्या हो गई, जब मार कर लोग जा रहे थे, तो इनके लोगों पर गांव वालों ने घेर कर अटैक किया, उसमें 4-5 लोग मारे गए। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पेपर उस समय के भरे पड़े हुए इससे। आज तक मेरा पहला उनसे सवाल है कि आप उस सामूहिक नरसंहार के अभियुक्त थे या नहीं थे। क्या आपने महीनों जेल काटी या नहीं काटी। तीसरा सीधा सवाल, क्या आपने नाबालिग होने के नाम पर जुवेनाइल कोर्ट से राहत लेकर आप कोर्ट से बाहर आए, जेल से बाहर आए कि नहीं आए। चौथी बात कि अगर उस केस का स्टेटस आप क्या है, वो आप जनता के सामने बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने आपको बरी किया है, कोर्ट में ट्रायल चला नहीं चला। और अंतिम बात, इन सारी बातों को आपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा क्यों नहीं। ये एक इनका क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड। आप बताइए, देश में कोई नेता आप जानते हो, 7 लोगों की सामूहिक नरसंहार, उसके बाद दूसरा इन पर जो बड़ा, आपको पता है कि इसका स्टेटस इस वक्त क्या है? इतना नहीं पता है। नहीं पता। अब निकलवा रहे हैं, अब हम लोग वो कोर्ट से पेपर निकलवा रहे हैं, जल्दी लाएंगे पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिनों में आ रहा है, क्योंकि इतना वहां टेरर हो गया कि जिस परिवार की सदानंद, और ये देखिए कांग्रेस की क्यों आज दुर्दशा है। इन्होंने पता हत्या किसकी की है, सचिदानंद सिंह, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और काउंटिंग के दिन दोनों जा रहे थे काउंटिंग कराने, काउंटिंग सेंटर पर ना पहुंचे, रास्ते में उनकी हत्या की गई। आज तक कांग्रेस ने ना उसकी सुध ली, ना उस परिवार की सुध ली। इसीलिए कांग्रेस की यह दुर्दशा है। उस परिवार के बच्चे अभी हमसे आकर मिले, अब हम लोगों ने उस परिवार को ढूंढ निकाला, सारे लोग भाग गए छोड़कर गांव से, उस इलाके से। अंततः अब मैंने उस परिवार के 2 बच्चों को निकाला है जो मेरे से मिले हैं, और वो चाहते हैं कि देर से ही सही हमारे बाबूजी की हत्या का न्याय होना चाहिए। उस परिवार को यह भी नहीं पता है कि कोर्ट में कभी ये केस चला ही कि नहीं चला, क्योंकि जो विटनेस थे उनको मार दिया, फिर ये सारे परिवार के छोटे बच्चे, और ये जुवेनाइल होके निकल गए, और कोर्ट में स्टेटस नहीं पता। अब समझिए, ये जुवेनाइल होकर निकले। लेकिन जब आगे इन्होंने लालू जी से समझौता इनके पिताजी ने कर लिया 1998 में, 3 साल के बाद इनके पिताजी, तब ये समता पार्टी में इनके पिताजी थे, 3 साल के बाद इन्होंने लालू जी से किया समझौता, और इनके पिताजी ने इनको मंत्री बनाया। ना उस समय एमएलए थे, ना एमएलसी थे। जब ये मंत्री बने तो उस समय राजनीतिक विरोधियों ने वो डॉक्यूमेंट निकाला कि अरे भाई, आप तो 15 साल का डॉक्यूमेंट लगाकर जेल से निकले थे, तो मंत्री कैसे बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनको बर्खास्त किया गया। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने अपने एफिडेविट में यह कहा कि मेरा जन्म 1981 में नहीं, 1969 में हुआ है। अच्छा, अब ये 69 के हिसाब से जी रहे हैं, और अपना नाम बदल के राकेश कुमार से पहले नाम इन्होंने बदला राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, और फिर राकेश कुमार गायब हो गए, अब ये हो गए सम्राट। एक बार शायद मौर्य भी लिखा था। हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट दिया था ना, उसमें लिखा था। उसमें जब ये जेल चले गए तो सम्राट कुमार मौर्य के नाम पर एक फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर इन्होंने अब ये साबित किया था कि मैं 15 साल का हूं। अब ये बताइए, इस आदमी पर सामूहिक नरसंहार का आरोप है, और पूरी मीडिया, पूरा देश, पूरा तंत्र, पूरा कोर्ट, पूरा इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि भाई उस केस में तुम बरी हो कि बेल पर हो। भाई आज इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बेल पर रहने वाले सभी लोगों को थाना में हाजिर होना है। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी को भी हाजिर होना चाहिए। पुलिस यहां बता दे, डीजीपी बता दें ये बेल पर हैं कि छूटे हुए हैं, कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हमको। आप कह रहे हैं ना कोर्ट का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं कि पहले मैं चाहता हूं कि ये राज्य की जनता देखे कि आप देश में बात कर रहे हैं मोदी जी सफाई की, शुचिता की, बिहार में अपराध मुक्त राज्य की, और आपका उप मुख्यमंत्री बेल पर है कि बरी हुआ है, ये बता दो। दूसरी बात, इन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा
2010 में कि मेरा जन्म हुआ है 1969 में। हो सकता है अवतार ले रहे हो, आपको ना सुन पता हो। लीजिए, अब ये देखिए 1998 में इन्होंने कहा कि मेरा जन्म हुआ 1981 में, मैं 15 साल का हूं, इसलिए मेरे पर हत्या का आरोप है, लेकिन मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं नाबालिग हूं। निर्भया केस में जो नाबालिग लोग थे वो बच गए थे इस नाम पर। उसी तरह ये तो क्या उन पर, जो निर्भया केस में जो लोग रेप के आरोपी थे, नाबालिग होने के नाम पर सजा नहीं हुई, क्या आज उनको आप अपना नेता बनाओगे? ये हालत इस आदमी का है। उसके बाद देखिए 2010 में इस आदमी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मेरा जन्म हुआ है 1969 में और मैं 7वीं पास हूं, अप टू 7। उसके बाद 2020-21 आते आते भाई साहब ने लिखा कि मैंने डॉक्टरेट कर लिया है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पब्लिक, कोई ऐसा नाम लिखा, अमेरिका से। अच्छा, हम कहे भाई अमेरिका गया। अब सुन लीजिए, अब ये सब तो बात की, हम कामराज यूनिवर्सिटी से कोई प्री फाउंडेशन कोर्स कर लिए, नहीं ये कैलिफोर्निया पे आओ पहले। और उसके बाद इन्होंने कहा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सम्राट चौधरी हो गए। तो हमने कहा, और उस पर कई लोगों ने आरोप लगाया पहले, तो मैंने कहा भाई, और इन आरोप का इन्होंने जवाब दिया कि मेरे ये डिग्री मानद है, ये है वो है। मैंने कहा भाई सब ठीक है, महाप्रभु ये बता दो कि 10वीं क्लास कब पास किए, 10th कब पास किए, ये बता दो। भाई ग्रेजुएट होगा आदमी तो 10वीं पास करके गया वो होगा। कब बता दो ना, वो कब किए और कहां से किए। तो हाफिडेविट में बता दिया, नहीं लिखा ना हाफिडेविट में। हाफिडेविट में वही कहते हो, अभी एक पत्रकार ने घेर लिया उनको, तो कहा मैं बोलता नहीं हूं, मैं हाफिडेविट देता हूं। तो भाई हाफिडेविट ही देख लो। हाफिडेविट में ये कोई नई चीज होगी, हाफिडेविट आपको ना पता हो। हाफिडेविट में ये ऐसा इनका करिश्मा है कि न ये सिर्फ अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं, ये 7वीं से सीधे डिलीट करते हैं, जिसमें 10th नहीं करना है। ये साधारण मानव नहीं है। साधारण लोग तो 10वीं पास करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। भाई साहब 7वीं में थे, एक ही बार हाफिडेविट देकर डिलीट कर लिए। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही किसी पत्रकार की कि इस आदमी से पूछे। ये हंसी की बात नहीं है, किसी पत्रकार की ये हिम्मत नहीं है कि ये पूछे कि सर 10th का। मैंने इसलिए कहा कि भाई इधर उधर की बात मत करो, सीधा एक सवाल बताओ। ठीक है, मान लिया तुम अमेरिका से पढ़े हो, 10th कब पास किए ये बता दो। पूछा तो कहा मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। टोन सुनिए कैसे कह रहा है, मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। तो भाई भाजपा के समर्थक वोटर, आप भी सुन लीजिए कि जिस सम्राट चौधरी को आप लोगों ने अपने वोट देकर नेता बनाया है, आप वो ये नहीं बता सकता है कि वो 10वीं पास है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि पास 10वां नहीं किया है, 2 फर्जी डिग्री अपने एफिडेविट में लगाया है, और ये आदमी नरसंहार का अभियुक्त है, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, और फ्रॉड भी। जो नाबालिग होने के नाम पर जेल से निकलकर घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन देख ले कि क्यों लेते हो एफिडेविट किसी से। जब वो हाफिडेविट बनाकर कुछ भी लिख दे और उसकी जांच नहीं करते हो, तो फिर क्यों लेते हो हाफिडेविट लोगों से। ओके, आपने भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे, उनके सबसे बड़े लीडर पर इतना बड़ा डेंट मारा है। खैर आम जनता में तो ये बात फैल गई, कोई पत्रकार पूछता है नहीं पूछता है अलग विषय है। बीजेपी आपसे नाराज बहुत होगी। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेगी। कुछ नहीं कर लेगी, आपको ठीक कर देगी। हमको क्या ठीक करेंगे? देखिए ब्रजेश भाई, हम कोई सरकारी नौकरी करते नहीं है, कोई सरकारी पद पर है नहीं, ठेका हमारा चलता नहीं है, शराब बालू माफिया का हम काम करते नहीं हैं। और इतना तो आप भी जानते हैं कि पूरे देश में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने फ़ोन कर किसी अफसर, किसी मंत्री को ये कहा हो कि मेरा ये काम कर दो। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, अपना बुद्धि का खाते हैं। हमसे सलाह लीजिएगा, अगर मैं सलाह आपको दूंगा उसका चार्ज करूंगा, और चेक से पैसा लेता हूं, उस पर टैक्स भरता हूं, और जो पैसा बच गया वो सब दान में दे। ये सिर्फ घोषणा पहले इसलिए नहीं की थी कि सनातन में हम लोग कहते हैं कि भैया जो दान देते हो बताया नहीं जाता है। लेकिन जब इन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया तो मैंने कहा भाई देख लो। इसलिए नहीं हल्ला मचाया कि वो ईमानदार है, वो कह रहे हम चोर हैं तो प्रशांत किशोर भी तो वैसे ही है। तो मैंने कहा ना, ये तो बहुत बड़ी गाली हो जाएगी, तुम्हारे पंक्ति में नहीं खड़ा हो सकता हूं। प्रशांत किशोर असभ्य हो सकते हैं, प्रशांत किशोर बदतमीज हो सकते हैं, प्रशांत किशोर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर चोर नहीं है। तुम चोर हो, तुम समाज को लूटे हो, हम समाज को कुछ दे रहे हैं। समाज को अच्छा लगेगा वो लेगा, नहीं लेगा वो अलग बात है, लेकिन हम समाज को नोचने वाले गिद्ध नहीं हैं। तुमने समाज को नोचा है, हमको जो भगवान ने दिया हम समाज को कुछ देने आए। अच्छा, आप तो बीजेपी के साथ कुछ एक वक्त आपने गुजारा है, काम किया है,
3 साल पलटवार जरूर करते हैं करें, और आप पर एक पलटवार होगा। बिल्कुल कर ले। आप इस बात की आशंका है आपको? हम डरते किसी से नहीं है। नहीं, मैं डराने नहीं आया। नहीं, मैं डरता किसी से नहीं हूं। आप डराने नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी वाले भी इस बात को जानते हैं कि मैं डरता किसी से नहीं हूं, डरता किसी से नहीं हूं। अभी वो कह रहे हैं तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अभी इलेक्शन है इसलिए छोड़े हुए हैं, इलेक्शन के बाद बताएंगे इनको। क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे बताइए, क्या कर लेंगे? बिहार के 13 करोड़ जनता देख रही है। बिहार की जनता से ज्यादा ताकत इनकी थोड़ी ना है। आप देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ है। बिहार में अगर कोई मुखिया का चुनाव जीत जाता है, वो 4-5 गनमैन लेकर चलता हाँ, है। मैं देखा यहाँ तो। प्रशांत किशोर एक सिपाही लेकर नहीं चलते। नहीं, गेट पे भी किसी ने गाड़ी किसी ने नहीं नहीं। रोकी। और मैं सीधे आप तक पहुंचा। हाँ? आज से नहीं, मैं जब गांव-गांव भी चला हूं, मैं एक सिपाही लेकर भी नहीं चलता हूं। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ के वरीय पुलिस अधिकारियों ने कुछ पुलिस वालों को यहाँ भेजा था। उन्होंने क्यों भेजा भाई? कहा सर आपकी सुरक्षा में यहाँ आए, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। यहाँ मरना मंजूर है, लेकिन ये गलत काम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। नीतीश के अफसर आपके संपर्क में हैं? रहते हैं लोग, बहुत लोग संपर्क। लोग कहते हैं कि डरबस बहुत से अधिकारी प्रशांत किशोर को मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और उनसे अंदर खाने बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लोग अपनी सेटिंग कर रहे हैं। मटेरियल वो दे रहे हैं जिनको कि इस व्यवस्था से बहुत चिढ़ है, लेकिन वो व्यवस्था में है, शायद इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो सामने आकर बोलें। तो उनको दिख रहा है कि चलिए प्रशांत किशोर कम से कम बोल रहे हैं। जो चोर है वो तो डरा हुआ है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है कि किसी तरह जनसुराज ना है। मैं तो कैमरे पे कहता हूँ, भाई अगर तुम भ्रष्ट हो तो किसी दल के हो, किसी जाति के हो, मुझे भाई कहो, मित्र कहो, जात वाला कहो, पूजा करते रहो, पूजा करते रहो कि जनसुराज न जीते। अगर कहीं जनसुराज जीत गया तो भाई भी नहीं बचेंगे, भतीजा भी नहीं बचेंगे, जात वाले भी नहीं बचेंगे, दूसरे जात वाले भी नहीं बचेंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भी बिहार को लूटा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा मिलनी मिलनी। एक और बड़ा पॉलिटिकल कैरेक्टर है जिसको आपने शुरुआती दिनों में बहुत घेरा और जिन्होंने मुझे लगता है कि पॉलिटिकली आपके सामने सरेंडर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किया हो कि न किया हो। अशोक चौधरी। ये आजकल भाई चुप हैं। अशोक चौधरी का नाम है मैंने नाम रखा है सर्वदलीय नेता। हमने राजनीति को कवर करते हुए देखते हुए देखा होगा कि नेता दल बदलता है। सम्राट चौधरी ने एक नई विधा निकाली, एक ही समय में अपने परिवार के लोगों को सभी दलों में शामिल करा दिया। खुद जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में, पिताजी कांग्रेस में, मतलब सभी दलों में अशोक चौधरी रहेंगे। जनता किसी को वोट दे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, थाली में घी कहीं भी गिरे उसी थाली में गिरेगा। 57 साल के उम्र में भाई साहब प्रोफेसर हो गए, बिना पढ़ाई किए हुए। ये नई विधा है बिहार में, नई विधा है। अब बताइए, बच्चे नीट देकर, जेआरएफ देकर 5-5 साल पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। भाई साहब इतने बड़े विद्वान हैं, मंत्री रहते हुए प्रोफेसर हो गए, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। कितने का भ्रष्टाचार उन्होंने किया? 500 करोड़ का। मेरे भाई, इसका अंदाजा ही नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, ये हजारों करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मेरे पास उसका प्रमाण नहीं है। हजारों करोड़? लेकिन मैंने, हाँ, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूं नहीं। जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया यहाँ, ग्लोबल टेंडर। तो इन्होंने, वो कैटेगरी होता था ना पहले, छोटे छोटे ठेकेदारों को, उन्होंने सबको क्लब कर दिया। और लोग बताते हैं कि करीब 20,000 करोड़ का ठेका पिछले 8 महीने में इन लोगों ने दिया, और हर से 5% पैसा इन लोगों ने लिया है। कहाँ ले गए? ऐसा आरोप है। सुन तो लीजिए, कहाँ ले गए वो तो बता, वही तो जारी कर रहे हैं रोज। और फिर ये उसमें शर्त रखा कि 5% ठेका देने का, और जब जब पैसा रिलीज होगा तो 0.5% उसमें से पैसा वसूल जमा करना होगा आपको। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा इन लोगों ने कमाया है, और इस पैसे का ये लोग कर क्या रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि बिहार के गरीब, जो बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, वहां के अफसर और मंत्री बिहार और दिल्ली, बंगलोर में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में ये सब प्रॉपर्टी खरीद रहा है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ये लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहां पर ये लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अशोक चौधरी की फैमिली, यही एक नहीं, ये जितने लोग हैं। और मैंने इसकी शुरुआत में खाली कहा कि भाई पेपर देखो, 1 साल के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस भाई साहब ने खरीदा है। मैंने डीड जारी किया, मैंने बैंक अकाउंट जारी किया। कहता है कि 1 इंच भी दिखा देंगे तो गुलामी लिखेंगे। फिर मैंने डीड भी जारी कर दिया, तो इन्होंने कहा कि पत्नी ने किया होगा, हमको पता नहीं चला होगा। अब सुनिए, उसके बाद भी मैंने कहा कि अब अभी से भी गलती मानो, नहीं तो 500 करोड़ का और पेपर अभी आ गया है। तो कई लोगों को लगा कि हम डील कर रहे हैं। डील नहीं कर रहे हैं,
इस आदमी पहले इससे स्वीकार कराया गलती, इसने कैमरे पर आकर कहा कि अब हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, अब हम जनता के अदालत में जाएंगे। पर वो खुद तो चुनाव लड़ते नहीं, खुद चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो कौन सी अदालत में अब ये समझ रहे हैं कि अब इन पर मामला रुक गया है। कई लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर इनको छोड़ेंगे नहीं। मैंने पहले कहा ये कोई पहले आदमी नहीं है। दिलीप जायसवाल जो यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है, हाथ जोड़ के कहा ना भाई प्रशांत किशोर पर कुछ नहीं बोलेंगे। मांझी जी कहते हैं भाई हाथ जोड़ के कैमरे बोले प्रशांत किशोर महान व्यक्ति हैं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। यही सम्राट चौधरी कैमरे पर बोला प्रशांत किशोर तो हमारे भाई है। मैंने कहा मेरे भाई तुम मेरे भाई। मंगल पांडे, लोगों ने कहा ये इनके जात के हैं, उनको भी नहीं छोड़, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम जात के हो या भाई कहो, पैर पे गिरो। आपका आप हम ये तो डर और दहशत की राजनीति आप कर रहे हो। हाँ, ये मेरा आप डरा रहे हो लोगों को। उनको डरा नहीं रहा हूं, उनके कुकर्म उनको डरा रहे हैं। मैं तो एक कागज दिखाता हूं, लेकिन उन्होंने कुकर्म तो बहुत किए हुए हैं। उनकी रात की नींद जाती है, अरे भाई अब और आगे क्या खुलने वाला है। क्योंकि अशोक चौधरी ने कोई अच्छा इधर उधर से संपर्क तो कराया अशोक रोज कर रहे हैं लोग। अच्छा रोज कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, समझाते होंगे आप। अरे छोड़ दीजिए, हो गया, अब हो गया, आप कितना ही कीजिएगा, छोड़ दीजिए, दूसरे को कीजिए, हम ही पर काहे पड़ गए, छोड़ दीजिए, इतने लोग तो चोर, दूसरे लोगों ने भी तो चोरी की है, हमारे पे काहे पड़ गए, हमारा तो आपसे पुराना संबंध था, हमसे तो आप उस दिन मिले थे, हम तो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोले हैं। मेरे भाई, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आप आइए, हम आप सम्मान है, लेकिन आपके कुकर्मों की वजह से बिहार आज जो करा रहा है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो सारे लाखों लोग जो कह रहा है कि प्रशांत भैया आप पर उम्मीद है। जब मैं चलता हूं पैदल ना, लोग कहते हैं भैया आपसे बड़ा उम्मीद है, धोखा मत कीजिएगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। मैं सिवान में मैरवा में एक सभा करके निकल रहा था। एक महिला दौड़ती हुई आई, बहुत गरीब दिख रही थी। उसकी बच्ची थी जिसने फटे कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा कि हम आपका भाषण सुनने आए थे और मुझे विश्वास है कि अगर आप जीत के आइएगा तो हम अपने बच्ची को पढ़ा लेंगे। अब बताइए, ऐसे लोगों के साथ अगर मैं धोखा करूंगा, इन कुकर्मियों के वजह से अगर मैं धोखा करूंगा, उन बच्चियों का लूट कर ये लोग बड़ा बने हुए हैं और हमसे हम समझौता करेंगे किस लिए? मुझे क्या चाहिए समझौता के लिए? क्या पैसा मुझे दे सकते हैं? मुझे पैसा दे सकते हैं, पद दे सकते हैं कि प्रतिष्ठा दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? भगवान ने मुझे सब दिया है। भगवान ने मुझे जितना मैंने सोचा होगा, नहीं 50 साल की उम्र में आपको खूब मिला, उससे जितना सोचा होगा उससे बहुत ज्यादा दे दिया। अब मेरा देने का समय है, मुझे समाज को वापस देना है। समाज ने मुझे जितना दिया है इतना का भी कर्ज मैं वापस कर दूं, वही बहुत है। नेक्स्ट कौन है? जो भी है भाई, देखिए ऐसा है, मेरे पास समय भी नहीं है, लोग, मेरा रूम भर गया है पेपर के मारे। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आते आते एक आदमी लाके अपना भ्रष्टाचार मुझे एक आदमी ने कागज दिया कि 40-50 IPS IAS अफसरों के करप्शन का मेरे पास कागज है। जी, मैं इस कैंपस में आप 2 घंटा रहिएगा तो जो जहां पे लेके पहुंचा हुआ है। मैं रोज कहता हूं भाई मेरा ये काम नहीं है, लेकिन जो अगर बिल्कुल इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार के मामले आएंगे तो उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बोला जाएगा। ओके, अगर सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पावर में आते हैं, तो पहली कलम से क्या फैसला? बताया, शराबबंदी हटेगी, वृद्धों का पेंशन 2000 हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी, मतलब उनको प्राइवेट में पढ़ने की टेम्पररी व्यवस्था कर दी जाएगी और पलायन बंद कर दिया जाएगा। पलायन बंद करने के लिए रात दिन प्रशांत किशोर और वो विभाग लगेगा कि पलायन बंद हो जाए। ओके, एक रैपिड फायर। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। लालू यादव ने बिहार की राजनीति में यहाँ के गरीबों को, पिछड़ों को एक दौर में आवाज़ दिया, सम्मान दिया, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज़ दी, सम्मान दिया, उन वर्गों को पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार नहीं दिया। उनके हाथ में झंडे पकड़ा दिए और ये बता दिया कि मेरा और मेरे बच्चों का नारा लगाते रहो, अपने बच्चों की चिंता मत करो। तेजस्वी लालू जी के लड़के हैं। आप उन्हें अपना टॉप कंपटीटर मानते? कुछ नहीं मानते। मैं लालू जी को मानता हूं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं, इसलिए राजद के नेता हैं। गठबंधन तीसरे नंबर पे रहेगा। आप किसी से गठबंधन करेंगे? ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद। परिणाम कुछ भी हो, प्रशांत किशोर बिहार में रहेंगे? बिल्कुल परिणाम की चिंता किए बगैर अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह में घुस गए हैं। ओके, तो चीफ मिनिस्टर का फेस कब अनाउंस करेंगे? जीत कर आएंगे तो सारे लोग बैठ के तय कर लेंगे। प्रशांत किशोर यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए। प्रशांत किशोर बिहार को
देश के 10 अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं, हमारे बड़े सपने हैं। मैं रोज़ कहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना ये है कि एक ऐसा भी दिन आए जब दूसरे राज्यों से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। ये तो मोदी जी टाइप आपने जुमला दिया। नहीं, जुमला नहीं कि अमेरिका वाला यहाँ आए। नहीं, 14 में तो यही बोलते थे वो। नहीं, ऐसा है कि लोग यहाँ से बेंगलोर जा रहे हैं ना पढ़ने, लोग यहाँ से इलाज के लिए हैदराबाद दिल्ली जा रहे हैं ना, लोग यहाँ से मजदूरी करने पंजाब जा रहे हैं ना। पंजाब को भी तो वहाँ के लोगों ने बनाया है। तो मेरा ये सपना है कि बिहार को ऐसा बनाएं कि वहाँ के लोग यहाँ पर रोजी रोजगार करने आए। चुनाव के बाद एक्सपेंशन, अन्य राज्य चलना है? बिल्कुल जाना है। भगवान ने चाहा, क्या परिणाम यहाँ आता है, लोग कितना लोगों को हम अपनी बात समझा पा रहे हैं, उसके आधार पर आगे की बात कही जाएगी। लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया था 2 मई 2022 को, तो पहले ट्वीट में ही लिखा था कि शुरुआत बिहार से। ये बिहार सेंट्रिक प्रयास नहीं है, बिहार से होने वाला प्रयास है। ये बिहार सेंट्रिक प्रयास नहीं है। इसके नाम, इसका लोगो, इसके आइकन्स, इसके तौर तरीके, जो बातें हम लोग कह रहे हैं, ये बिहार स्पेसिफिक नहीं है। ये हर चीज़ ये सोच के बनाया गया है कि ये कोई बिहार का रीजनल पार्टी नहीं है, रीजनल प्रयास नहीं है। परिणाम कुछ भी हो, आप जन सुराज में बने रहेंगे? बिल्कुल। आईपैक वापस नहीं जाएंगे? आईपैक से क्या अब वो सब काम नहीं करेंगे जो पहले करते थे? 4 साल हो गए, क्या करना है? जो जीवन में जो काम ले लिया वो कर रहे हैं। जब यूनाइटेड नेशन छोड़कर आए तो फिर यूएन वापस नहीं गए। अब जब उस काम को 2021 में छोड़ दिया तो 21 के बाद उस काम को करने नहीं गए। क्या संदेश आप बिहार के लोगों को देना चाहते हैं? यहीं पे इंटरव्यू समाप्त करेंगे। एक बार जीवन में अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार की चिंता करो। संकल्प लो, इस बार वोट जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। आप कॉन्फिडेंट हैं बिहार बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। आपका यहाँ आने के लिए और आपके साथ बात करना हमेशा से एक नया अनुभव होता है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ये तो हमने और प्रशांत जी ने आपस में बात की। जितने सवाल आपके हो सकते थे मैंने पूछने की कोशिश की, फिर भी कुछ सवाल रह गए हों तो प्रशांत जी का वायदा है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ये जब वक्त मिलेगा तो ये सबके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सभी को ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।